1950 के दशक में फ्रांस ने पारंपरिक एयरक्राफ्ट बिल्डिंग विजडम को छोड़कर एक ऐसा प्लेन डिजाइन किया जो आज की किसी भी चीज से अलग था। एक सिलेंड्रिकल विंग, रमजेट प्रोपल्शन और वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की क्षमता के साथ यह विमान फ्रांस की एयर स्पेस को प्रोटेक्ट करने का नया तरीका देने वाला था। ऐसे प्लेन्स जो कहीं से भी उड़ान भर सकते थे और दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार हो सकते थे, जैसे गुस्से में भिनभिनाती मधुमक्खियां। कन्वेंशनल एयरप्लेन्स को उड़ान भरने के लिए रनवे की जरूरत होती है, जहां वे तब तक स्पीड पकड़ते हैं जब तक उनके विंग्स उड़ान भरने लायक लिफ्ट नहीं बना लेते। रनवे की लेंथ कम करने का एक तरीका यह है कि प्लेन को ज्यादा पावर दी जाए ताकि यह जल्दी स्पीड पकड़ सके और उड़ान भर सके। लेकिन 1950 के दशक में एयरक्राफ्ट डिजाइनर्स ने महसूस किया कि अगर पर्याप्त पावर हो तो प्लेन्स को रनवे की जरूरत ही नहीं होगी। रनवे पर दौड़ने के बजाय उन्हें स्काई की ओर मोड़ा जा सकता है और इंजन पावर का उपयोग कर सीधे ऊपर उठाया जा सकता है और उड़ान भर सकते हैं। इस नई सोच ने एक नए प्रकार के एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट को जन्म दिया जिन्हें टेल सिटर्स कहा जाता है। यह कॉन्फ़िगरेशन वायुसेनाओं को पूरी तरह से बदल सकता था। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में रनवेज पहले निशाने पर होते हैं और उनका डिस्ट्रक्शन पूरी एयरफोर्स को निष्क्रिय कर सकता है। लेकिन टेल सिटिंग प्लेन्स को रनवेज की जरूरत नहीं थी। वे छिपाए जा सकते थे या कमजोर टारगेट्स की रक्षा के लिए तैनात किए जा सकते थे अगर इंजीनियर्स इस कॉन्फ़िगरेशन को कामयाब बना सकते थे। तो टेल सिटिंग प्लेन्स ने यह वादा किया था कि वे पूरी तरह से बदल देंगे कि कैसे और कहां एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जा सकता है। 1974 में एक फ्रेंच एरोस्पेस फर्म ने टेल सिटिंग कॉन्सेप्ट की संभाव्यता को साबित करने के लिए विंगलेस टेस्ट रिग्स विकसित करना शुरू किया। टेल सिटिंग प्लेन को कामयाब बनाने के लिए सिर्फ पावरफुल इंजन से ज्यादा की जरूरत थी। वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग को मुमकिन बनाने के लिए पूरी तरह से नए कंट्रोल सिस्टम्स की जरूरत थी। यह उस समय के लिए एक डॉन्टिंग इंजीनियरिंग चैलेंज थी, लेकिन फ्रांस अकेला नहीं था जो इस विचार का पीछा कर रहा था। अमेरिकन्स ने भी टेल सिटिंग प्रोटोटाइप्स बनाए थे और हर प्लेन के साथ उन्होंने प्रोपल्शन, विंग कॉन्फ़िगरेशन और फ्लाइट कंट्रोल के विभिन्न कॉम्बिनेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन फ्रांस के पास कुछ और रेडिकल विचार था। C-450 कोलियोप्टेर शायद ही एक एयरप्लेन की तरह दिखाई दे, क्योंकि इसका शक्तिशाली टर्बोजेट इंजन 10.5 फुट डायमीटर के सिलेंड्रिकल विंग से घिरा होगा। अनकन्वेंशनल विंग ने पारंपरिक विंग्स पर उत्पन्न होने वाले वेस्टफुल विंग टिप वॉर्टिसीज को कम करके अधिक एफिशिएंसी का वादा किया और इसका कॉम्पैक्ट शेप टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए आवश्यक स्पेस को कम कर देगा। फ्रांस ने यह भी सोचा कि यह नया विंग अंततः एक रामजेट के रूप में कार्य करने के लिए इंजीनियर किया जा सकता है, जो आने वाली हवा को कंप्रेस करेगा, उसे फ्यूल के साथ मिलाएगा और उसे इग्नाइट करेगा ताकि प्लेन को मैच 2.0 से अधिक की सुपरसोनिक स्पीड में ले जाया जा सके। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान विमान को नियंत्रित करने के लिए इंजन एग्जॉस्ट में वेनिस को मोड़कर थ्रस्ट को वेक्टर किया जाएगा। कन्वेंशनल फॉरवर्ड फ्लाइट के दौरान ट्रायंगुलर विंगलेट्स डायरेक्शन कंट्रोल प्रदान करेंगे और वापस हॉरिजॉन्टल फ्लाइट में आने के लिए फ्यूजलाज नोज पर छोटे रिट्रैक्टेबल फिन्स तैनात किए जाएंगे। लेकिन कोलियोप्टेर को लैंड करना चैलेंजिंग होगा। पायलट की पीठ जमीन की ओर होने पर उन्हें अपने कंधे के ऊपर देखना होगा। इसलिए डिजाइनर्स ने एक कॉकपिट इनोवेटेड किया जिसमें एक सीट थी जो प्लेन के ओरिएंटेशन के बावजूद 90 डिग्रीज घूम सकती थी। कोलियोप्टेर सीधा साइंस फिक्शन से बाहर दिखता था, लेकिन 1950 के दशक में डिजाइन किए जा रहे एक प्लेन के रूप में कंप्यूटर सिमुलेशंस के बहुत पहले डेयरिंग टेस्ट पायलट्स को इसे कामयाब बनाने के लिए इंजीनियर्स के समान भूमिका निभानी होगी। कोलियोप्टेर ने अप्रैल 1929 में फ्लाइट टेस्टिंग शुरू किया। पहले टेदर्ड इवैल्यूएशन के बाद फ्री फ्लाइट के लिए प्रगति की। मई तक प्लेन ने मिनटों तक हवर करने की अपनी कैपेसिटी साबित कर दी थी और 800 मीटर्स की ऊंचाई तक भी उड़ान भरी थी। यह रेडिकल मशीन फ्रांस और पूरी दुनिया में वेव्स बना रही थी। अमेरिकन्स, जो शुरुआत से ही फ्रांस की प्रोग्रेस को बारीकी से देख रहे थे, खुद सिलेंड्रिकल विंग्स का स्टडी करने के लिए एरोस्पेस फर्म से संपर्क किया। लेकिन अधिकांश नॉवल डिजाइन्स की तरह फ्लॉस जल्द ही सामने आ गए। पारंपरिक विंग्स के बिना रोलिंग टेंडेंसीज को काउंटर करने के लिए कोलियोप्टेर धीरे धीरे अपने एक्सिस पर घूमता था, जिससे कंट्रोल बेहद डिफिकल्ट हो जाता था और एक वर्टिकल ओरिएंटेड प्लेन के ऊपर बैठे पायलटों को यह जज करने में मुश्किल होती थी कि प्लेन जमीन से कितना दूर है और एक इमरजेंसी में कन्वेंशनल प्लेन्स बिना इंजन पावर के भी लैंड कर सकते।
थे, लेकिन कोलियोप्टेर को सुरक्षित रूप से लैंड करने के लिए हमेशा अपने इंजन की आवश्यकता होती थी। फिर भी फ्रांस आगे बढ़ता रहा, कॉन्फिडेंट था कि वे प्रोटोटाइप की फ्लॉज को सुलझा सकते हैं। जुलाई 1951 तक इंजीनियर्स वर्टिकल से कन्वेंशनल फॉरवर्ड फ्लाइट में ट्रांजिशन करने की अधिक चैलेंजिंग प्रोसीजर से निपटने के लिए तैयार थे। यह प्रोग्राम के लिए एक पिवटल मोमेंट होगा। 25 जुलाई को कोलियोप्टेर ने वर्टिकल रूप से उड़ान भरी, लेकिन अपने ट्रांजिशन के दौरान यह अचानक बहुत इंक्लाइंड और एल्टीट्यूड बनाए रखने के लिए बहुत स्लो हो गया। प्लेन धरती पर गिरना शुरू हो गया और पायलट कंट्रोल हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। केवल समय पर इजेक्ट करने में कामयाब हो सका। एक पल में प्रोटोटाइप नष्ट हो गया और डेवलपमेंट सडनली रुक गया। जारी रखने के लिए प्रोग्राम को एक दूसरा प्रोटोटाइप बनाने के लिए एडिशनल फंडिंग की जरूरत थी, लेकिन वह फंडिंग कभी नहीं मिली, क्योंकि कोलियोप्टेर एक पायलटेड टेल सिटिंग प्लेन बनाने का अंतिम मेजर एफर्ट था। 1960 तक अमेरिकन ने अपने टेल सिटर्स के डेवलपमेंट को छोड़ दिया था। यह कॉन्फ़िगरेशन एक डेड एंड साबित हुआ। पेलोड और रेंज के मामले में समझौता करने के लिए यह बहुत ज्यादा था और पायलट के लिए बहुत डेंजरस था। और जैसा कि निकला, प्लेन को उठाने के लिए इंजन एग्जॉस्ट को डायरेक्ट करना पूरे प्लेन को टिल्ट करने के बजाय एक अधिक प्रैक्टिकल और सेफर सॉल्यूशन था। कोलियोप्टेर के सिलेंड्रिकल विंग ने भी एक इल्यूसिव कॉन्सेप्ट साबित की, कम इंड्यूस्ड ड्रैग के साथ। यह सिद्धांत में पारंपरिक विंग की तुलना में अधिक एफिशिएंट था, लेकिन व्यवहार में विंग की स्ट्रक्चर से पैरासिटिक ड्रैग ने बेनिफिट को काफी हद तक कैंसिल कर दिया और कई अन्य एरोडायनेमिक चैलेंजेस को पेश किया। कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट बिल्डिंग विजडम को किनारे रखना अक्सर डेड एंड्स की ओर ले जाता है, लेकिन कभी-कभी यह एक ब्रेक थ्रू की ओर ले जाता है।